हाँ, तो कॉस्टिंग पी एंड एल में इस कारण से नहीं डाला क्योंकि सेल नहीं दे रखी है वहाँ। बोले कॉस्टिंग पी एंड एल में आप डाल के प्रॉफिट तो निकाल ही नहीं सकते ना, बिकॉज आप एंट्री कर भी दोगे, मान लो सीओएस के बैलेंस को आप पी एंड एल में डाल दो, देन प्रॉफिट तो निकाल ही नहीं पाओगे ना, क्योंकि अपने को उस क्वेश्चन में क्या नहीं दे रखा है, सेल। हाँ, आप चाहो तो ट्रांसफर कर देना, बट वो यूजलेस है। ओके बेटो, नमस्ते, हरे कृष्णा। और सर सब का बाल भी था, कैसे कॉस्टिंग? हाँ, कॉस्टिंग पीएनएल में डाल सकते हो सीओएस का बैलेंस, लेकिन उससे क्या सेल नहीं आता, ओपनिंग भी था बेटा, ओपनिंग बैलेंस तो था कॉस्टिंग पीएनएल का, बट प्रॉफिट नहीं निकल सकता था ना। आप डाल दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, सेल अवेलेबल नहीं है ना अपने पास, सेल अवेलेबल नहीं है, इस वजह से नहीं हो पाता। वापस बता देते हैं। एक मिनट मेरे को क्वेश्चन देखने दो। यही था ना क्वेश्चन, वन था ना। अच्छा, ये बताओ, इस क्वेश्चन में इलस्ट्रेशन वन में ये बताइए, क्या सेल दे रखा है क्या? सेल का दे रखा, बताओ मेरे को। अरे सेल दे रखा है क्या? सेल नहीं दे रखा तो आप मुझे बताओ, जब आप कॉस्टिंग पी एंड एल बना करके इधर टू सीओएस कर भी दोगे तो बताओ फायदा क्या है? आप प्रॉफिट कहां से निकालोगे? तो यदि आप सीओएस का कॉस्टिंग पी एंड एल में ट्रांसफर कर दोगे तो फायदा क्या होगा? कोई फायदा नहीं होगा। मैं केवल इतना सा बताना चाहता हूं। हाँ, तो कॉस्ट ऑफ सेल का बस बैलेंस बचा हुआ रह जाएगा बाई बैलेंस सीडी में, सीओएस का बैलेंस ही बैलेंस शीट में बैलेंस बचा हुआ रह जाएगा, उसे आगे ट्रांसफर नहीं करेंगे। इतनी सी बात कहना चाहता हूं मैं, ठीक है? ओके, अब ये बताइए, मैंने एक सवाल तो होमवर्क में दिया था, आज और दे देंगे। टेस्ट तो होंगे यार, टेस्ट कोई रुकने वाली चीज है क्या? मैंने 2 करवा दिया ना बच्चों, ये होमवर्क है, इलस्ट्रेशन 3। इलस्ट्रेशन 3 होमवर्क है। अरे भाई बच्चों, मैं आपको वापस बोल रहा हूं, आपको खुद का नाम यूज नहीं करना है, आपको पूरा नाम एग्जाम में लिखना है। आप पोच, अरे पी एच लिख दिया, पी लिख दिया, आपको एग्जाम में पूरा नाम लिखना है, एसएलसी नहीं चलेगा। ये तो शॉर्टकट में कॉन्सेप्ट समझ में आए, इस कारण मैंने शॉर्टकट में नाम लिखवाए। दीज आर नॉट ऑथोराइज नेम, जो मैंने आपको नाम लिखवाए ये ऑथोराइज नेम नहीं है। आपको एग्जाम में तो ये पूरे पूरे नाम लिखने पड़ेंगे, लेकिन चक्कर क्या पड़ता है कि यदि मैं पूरे पूरे नाम लिख करके एंट्री करूं तो क्या मेन चीज ही गायब हो जाएगी? भाई अभी तो केवल और केवल मैं इस पर कंसंट्रेट कर रहा हूं कि डेबिट क्या हो रहा है और क्रेडिट क्या हो रहा है ये पता चले, फिर तो आप नाम में ज्यादा ध्यान दोगे और काम रह जाएगा। चलो जी बच्चों, हाँ, जीएलए और कॉस्ट लेजर कंट्रोल एक ही बात है। ओके बच्चों, ये जो तीसरा वाला है ना सवाल, तीसरा वाला जो सवाल है वो इंटीग्रेटेड वाला सवाल है। कौन सा वाला? अभी तक जो 2 क्वेश्चन आपने और मैंने किए हैं वो नॉन इंटीग्रेटेड वाले, ये कौन सा वाला है? इंटीग्रेटेड वाला है। देखो इसमें ये लाइन लिख रखी है, इससे पता चला क्या लिख रखा, पढ़ो। आर, ये इंटीग्रेटेड है, ये पता चला है ना,
इंटीग्रेटेड मतलब सेम सेट ऑफ बुक्स मेंटेन कर रहे हैं। अब बच्चों, एक बच्चे ने पूछा था सर कौन कौन से अकाउंट बंद करते हैं, तो ये जो मैं बंद करने वाला पैटर्न बता रहा हूं ये परमानेंट नहीं है, क्योंकि इसका वॉयलेशन मैं अगले सवाल में ही करने वाला हूं। अरे किसमें वॉयलेशन करने वाला हूं? अगले। लेकिन जनरली जो बंद करने का पैटर्न होता है जनरली, वो सबसे पहले तो किसका होता है? एसएलसी का, उसके बाद डब्ल्यूसी, उसके बाद पीओएच, उसके बाद डब्ल्यूआईपी, उसके बाद एओएच, उसके बाद एफजीएल, उसके बाद एसओएच, उसके बाद सीओएस, उसके बाद कॉस्टिंग पी एंड एल, उसके बाद जीएलए। ये बंद करने का जनरली पैटर्न है, जनरली। लेकिन इसका वॉयलेशन मैं अभी करने वाला हूं। तो सर आप क्यों करेंगे उसका वॉयलेशन? क्योंकि वो मिसिंग फिगर वाला क्वेश्चन है। कौन सा वाला है? और सवाल में आपको मिसिंग फिगर दे करके कोई एक अकाउंट पहले बंद करने को कह सकता है, तो आप किसी को हार्ड एंड फास्ट मत मान लेना। अब जो मैं होमवर्क दे रहा हूं इलस्ट्रेशन 3, एक बार फटाफट से इसकी क्या देख लेते हैं? एंट्रीज। हटा दूं ये? नहीं, होमवर्क दे रहे हैं यार, मैं हार्ड सवाल करवाऊंगा। बच्चों, रॉ मटेरियल परचेज की एंट्री, बेटा ये इंटीग्रेटेड है, या तो कैश होगा या क्रेडिटर होगा। अब बच्चों यहां पर एक वर्ड लिख रखा है नीचे ही नीचे, क्या? क्रेडिटर। इसका मतलब ये उधारी है, इसका मतलब ये क्या है? उधार। और जब तक अदरवाइज अनलेस नहीं माना जाए, आपको उधार ही मानना है, क्रेडिट ही मानना है। तो रॉ मटेरियल खरीदने की एंट्री क्या होगी? एसएलसी टू क्रेडिटर। ओके, ठीक है। दूसरा पढ़ो, डब्ल्यूआईपी टू मटेरियल इश्यूड टू प्रोडक्शन। तो थोड़ा थोड़ा ग्रिप हो रहा है। वेजेज पेड, बच्चों वेजेज पेड, ध्यान से देखो आप, वेजेज पेड 1/20 है, 1/20 है बच्चों। अब आप पहले इसको भूल जाओ, पहले एंट्री करो, बोलो क्या होगी? WC अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, कैश। अब इसके दो पार्ट करो बच्चों, एक तो ये इनडायरेक्ट है, तो इनडायरेक्ट तो कहां जाएगा? POH में, और ये प्रोडक्शन में जाएगा वो, तो इसका 30% कितना हुआ? 36, और 70% कितना हुआ? तो ये देखो 84 ही लिख रखा है, तो आपको टेंशन करने की जरूरत। 84 WIP में, 36,000 POH, आराम से होगा बिल्कुल। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड बच्चों, POH अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, POH अकाउंट डेबिट टू। अच्छा बच्चों, इनकर्ड बोल रहा हूं बच्चों, ये वाला अभी इनकर्ड की बात कर रहे हैं। अब ये ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्शन, अब होगा WIP अकाउंट डेबिट टू POH। इनकर्ड में तो खर्चा होगा, और चार्ज में कहां जाएगा? WIP। अच्छा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, SNDOH। पहले SND है ना, पहले इनकर की करोगे, पहले तो ओवरहेड को इनकर की करोगे ना, SOH टू कैश, और फिर वो SOH का बैलेंस है वो कहां जाता है? COS। बच्चों फिनिश गुड्स बनने की एंट्री क्या होगी? FGL अकाउंट डेबिट टू WI, क्या होगी? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इनकर्ड की एंट्री बोलो, बोलो एंट्री। ओवरहेड के पैसे खर्च किए, कंफ्यूज मत हो, कोई भी ओवरहेड इनकर करने की एंट्री क्या होती है? हाँ, GLA। क्यों? नहीं 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 नहीं, इंटीग्रेटेड की बताओ आप, बोलो क्या एंट्री होगी? बस इसमें मैन्युफैक्चरिंग लगा दो ओवरहेड के पहले। हाँ, प्रोडक्शन ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, वर्क ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, चार नाम है। WIP टू पहुंच। बच्चों सेल की एंट्री क्या होगी? डेटर, डेटर अकाउंट डेबिट टू, क्या होगी? डेटर अकाउंट डेबिट टू P&L।
डेटर अकाउंट डेबिट टू पीएन। अब बच्चों कई इमोशनल हो जाते हैं, सर क्लोजिंग स्टॉक की क्या एंट्री करूं? अरे इसको तो लिख देना, एफजीएल में लिख देना एक आकर के। रिसिप्ट फ्रॉम डेटर की एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। पेमेंट टू क्रेडिटर की क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश। सर पता ही नहीं। बच्चों ये कर लोगे ना? मैं हार्ड वाला सवाल करवाना चाहता हूँ एक्चुअली। दो सवाल दूंगी, एक ही दूं? मैं ये सवाल करवाऊंगा। इलस्ट्रेशन 5 पढ़ो एक बार। है? अरे छोटा सा है, 1.5 पन्नों का। मान जाओ भाई। ए फायर डिस्ट्रॉय सम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ ए कंपनी। 7.25 पेज पर है। फायर से डिस्ट्रॉय हो गया अकाउंट, और ये डिटेल दे रहा है, यू हैव बीन एबल टू कलेक्ट द फॉलोइंग फ्रॉम द, यानी अध जले पेपरों से, जले गले पेपरों से आपको ये डिटेल मिली। कौन से महीने की डिटेल है ये? जनवरी। देखिए इनकम्प्लीट लेजर में बच्चों एक अकाउंट कौन सा है? एसएलसी का। एक अकाउंट कौन सा है? डब्ल्यूआईपी का। एक अकाउंट कौन सा है? क्रेडिट। जैसे ही बच्चों आपने क्रेडिटर देखा, आपके दिमाग में आ गया इंटीग्रेटेड। कौन सा? इंटीग्रेट। समझ में आई ना बात? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल, फिनिश गुड्स कंट्रोल। तो बच्चों सेल की एंट्री में पीछे तो सेल है। अरे बच्चों सेल है, लेकिन अल्टीमेटली बच्चों सेल पी एंड एल में ही जाती है ना। आपकी बात बिल्कुल सही है, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, आपकी बात मैं एग्री कर रहा हूँ, बट सेल अल्टीमेटली कहाँ जाती है? पी एंड एल में। तो वो एंट्री क्या हो जाएगी फिर? सेल टू पी एंड एल। तो हमने एक साथ ही कर दी, डेटर अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल। आप समझ रहे हो भाई? आप एक एंट्री बढ़ा के करना चाहो तो ठीक है, पहले सेल कर दो, फिर सेल टू पी एंड एल कर दो, क्योंकि यहाँ ट्रेडिंग तो होता नहीं। ओके। अब बच्चों इस सवाल में आपको ये पहले लास्ट लाइन पढ़ो, क्या कह रहा है? इन द कॉस्ट लेजर ऑफ कंपनी, जीएलए नहीं, कॉस्ट लेजर। कॉस्ट लेजर का मतलब जीएलए नहीं बोल रहा है। जो ऊपर के लेजर है कॉस्ट लेजर, उनको आपको क्या करना है? कंप्लीट। आज इसका दिमाग का ये बथवा खा के आया है क्या? बताइए आज दिमाग का है, ये अलग जगह सोच रहा है। इसकी आंखें यहाँ देख रही है, सोच अलग जगह रही। नहीं, क्योंकि ये इंटेलिजेंट है, और उसके बाद ये इंटेलिजेंट और पीओएच टू बैंक वाली एंट्री में 5 बार इसको सोचना पड़ गया, तो कहीं और दिमाग चल रहा है इसका प्रेजेंटली, नहीं कहीं और ख्यालों में है ये। पक्का पक्का। अरे इतने दिन हो गए यार। बैंक देखो बच्चों, ये जो पॉइंट है ना 4, इसी में ये पूरी कहानी छुपी हुई है। बैंक बुक शो कितने रुपए क्रेडिटर को चुकाए बच्चों? किसको चुकाए? और रॉ मटेरियल। बताओ एंट्री है क्या होगी? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। बोलो क्या होगी? क्या कह रहे हो? नहीं 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 नहीं, अभी तो पेमेंट की एंट्री है, रॉ मटेरियल की एंट्री। ये पेमेंट लिखा है ना, पेड लिखा हुआ साहब। अब यहां से क्या बैलेंसिंग फिगर निकलेगा वो अपन देखेंगे। अच्छा बच्चों, एंडिंग इन्वेंट्री में क्या कह रहा है ये?
एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ WIP इंक्लूडेड मटेरियल ऑफ 5000 ऑन विच 300 डायरेक्ट लेबर हैव बीन बुक्ड अगेंस्ट वेजेज एंड ओवर। इसी में पूरी कहानी छुपी हुई है। जॉब कार्ड शो दैट वर्कर्स हैव वर्क 7000 आवर्स, द वेजेज रेट इज 10 रुपीज, ओवरहेड रिकवरी रेट इज 4 रुपीज पर डायरेक्ट लेबर आवर्स। जो मजेदार चीजें हैं वो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये समझ में केवल तब आएगी जब अपन एक्चुअली में अकाउंट बनाएंगे। बताइए कौन कौन से अकाउंट है सवाल में, एक बार नाम बताओ इनके। एक तो SLC है, एक WIP है। WIP है नहीं, जो सीरियल ऑर्डर में बुक में है उसी में बताओ। क्रेडिटर, एक पोच है और एक FGL। कोच है, कोच है। अब जो जो डेटा दिए हुए प्लीज आप मुझे बता दो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के। SLC का है 2BD 32,000, 9200। SLC में और कोई डिटेल है क्या? WIP में बाई FGL कितना? बस। और क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग भी है क्रेडिटर का 19,200 और टू बैंक। हाँ बच्चों 29 और 24,000। ओके 30,000। बस यही डिटेल है, कोई और तो डिटेल नहीं छूटी। अब कंसंट्रेट करो, कॉपी मत करो, इधर देख लो। अब मैं जो बात कह रहा था वो यही है कि अब आप मेरे से कहोगे सर आपने हमें लिखवाया है फर्स्ट पे किसको बंद करेंगे, दूसरे पर। अब इसमें ये फॉलो नहीं होगा क्योंकि ये मिसिंग फिगर का क्वेश्चन है, समझ गए क्या? अब इसमें भी आप कहोगे सर सबसे पहले SLC को बंद करूं, तो यहाँ SLC सबसे लास्ट में बंद होगा। अभी इस सवाल में तो हमें वो अकाउंट बंद करते जाना है जिसका डेटा मिलता जाए। क्या मिलता जाए? देखना बच्चों, सबसे पहले WIP देखो आप। WIP में बाई FGL लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है? तो बेटा पक्की बात है कि FGL के डेबिट में जाना चाहिए ये। तो क्या गया हुआ है? तो भेज देते, भेज देते। तो ये लो, ये टू WI। क्या ये समझ में आया? एग्री? अब आप मुझे बताओ, क्रेडिटर को पेमेंट किया आपने, क्रेडिटर को पेमेंट किया, एंट्री बोलो क्या होगी? तो बैंक कर दूं, डिजिटल इंडिया के नाम से बैंक ही कर दो। कितना? 89। तो बेटा क्रेडिटर को पेमेंट किया तो क्रेडिटर में बैलेंसिंग फिगर निकलेगा, वो परचेज ही निकलेगा। निकालो बैलेंसिंग फिगर। बताओ ये क्या चीज का है? 92 परचेज का। क्या एंट्री की होगी? SLC अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। तो यहां पर एंट्री क्या होगी बच्चों? आई बैलेंसिंग फिगर, और ये ऊपर चला जाएगा टू क्रेडिटर। एग्री? 90। अरे ठीक है, गेम शुरू होता है अब। अभी है, अभी तो बिल्कुल आसान आसान था। अब देखना, अभी ये असली खासम खास बात, अब गलती नहीं होनी चाहिए। बच्चों ध्यान से देखो, ये मैंने लिखा बाई CD। क्या लिखा? बाई CD मतलब WIP का क्लोजिंग। WIP का, WIP का। तो बच्चों इस WIP के क्लोजिंग में मटेरियल एलिमेंट होगा, लेबर एलिमेंट होगा, POH का बैलेंस होगा। कितने एलिमेंट होंगे?
वापस से बोलो, वापस से बोलो। मटीरियल दे रखा है सवाल में 5,000। लेबर क्या है? 300 घंटे, रुपए में नहीं है, 300 घंटे। और बच्चों सवाल में बच्चों 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 ये देखो वेजेज रेट, मैं थोड़ा सा ये लिखता हूं। वेजेज रेट बच्चों नजर आ रहा है, 10 रुपए नजर आ रहा है। तो वेजेज रेट है वो 10 रुपए घंटे के हिसाब से है। तो बच्चों क्या ये आप कंप्लीट कर सकते हो? यस। बताओ कितना हो जाएगा ये 3,000। बताओ ये कैसे निकलेगा? 300, अरे आ जा रे, 300 इंटू 10, बताओ कितना हो जाएगा? अब सुनना बच्चों, एक चीज और आएगी जिसका नाम क्या है? पोच। अरे आएगा? बताओ पोच कितने रुपए से आएगा? पोच कितने रुपए से आएगा बेटा? 300 ही घंटे होंगे उसमें भी, लेकिन वो रेट क्या रहेगी? तो बताओ ये कितना आया? 1200 का। सर ये 4 रुपए कैसे आया? तो सवाल में दे रखा है। ये देखो ये चौथा, ये 4,000 ये रहा। रिकवरी रेट यानी एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट इतने का पड़ रहा है, पर यूनिट लेबर आर की रेट के हिसाब से ये। और डब्ल्यूआईपी में कितने घंटे लग चुके हैं लेबर के? 300। तो 300 घंटों के हिसाब से 3,000 तो लेबर के, और 300 घंटों के 4 रुपए के हिसाब से ओवरहेड के। भाई आप में साफ लिख रखा है कि जो लेबर है उसकी रेट है 10 और ओवरहेड है उसकी रेट क्या है? 4, और वो भी है लेबर पर लेबर आर से। और 300 घंटे पड़े, ये देख लो साफ लिखा हो ना, 300 घंटे पड़े डब्ल्यूआईपी में 300। हाँ तो बच्चों लेबर आर पर ही तो भेज दो ओवरहेड भी। तो बच्चों आप मुझे ये बताओ, ये जो आंसर आएगा ये टोटल कितना आ जाएगा? 9,200। बताओ यहां तक एग्री है? ये क्या निकल के आ गया? 9,200 क्लोजिंग, पूरा बोलो, क्लोजिंग डब्ल्यू आई। बच्चों क्या निकल के आ गया? अरे एग्री है क्या? तो बच्चों अब बैलेंसिंग फिगर निकालो डब्ल्यूआईपी का, 1,51। लेकिन बच्चों ध्यान से सुनो, ये 1,51 जो आया ना, इसमें मटेरियल भी है, इसमें लेबर भी है, और इसमें पीओएच भी है। बोलो क्या क्या है? इसमें मटेरियल भी है, इसमें लेबर भी है, और इसमें पीओएच भी है। इसमें कितनी चीजें हैं? 3। बोलो कौन कौन सी? मटेरियल भी है, पीओएच भी है। अब पीओएच के लिए सवाल में कुछ हिंट दिया है, बोलो जॉब कार्ड में बताया गया है। वापस से बच्चों कितने घंटे? तो ये बताओ 7,000 घंटे, तो बताओ ये एब्जॉर्ब कितना हुआ होगा बाय डब्ल्यूआईपी? 7,000 घंटे इंटू 10, बताओ कितना एब्जॉर्ब हुआ होगा? तो इसका मतलब बेटा यहां पर 70 आ गए कि नहीं आ गए? डिफरेंस कितना है ये? नहीं 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 नहीं, ये गलत कर दिया अपन ने, गलत कर दिया। वो अपन ने डब्ल्यूआईपी की रेट की जगह वो लेबर की रेट लगा दी। 1 मिनट थोड़ा सही कर दूं इसको। अरे कोई बात नहीं। 4, 28, आया 28? अरे आया? अब मुझे बताओ जॉब कार्ड शो कर रहा है कितने घंटे? 7,000। लेबर रेट पर आर कितनी है? 10। तो बताओ ये लेबर कितना हो जाएगा? 7,000 इंटू 10, बताओ ये कितना हो जाएगा? 70। तो बच्चों बताओ बाकी का मटेरियल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? कैसे आया मटेरियल? कैसे निकाला? 1,51 माइनस 28 माइनस 70, कितना आया? दिस इज बैलेंसिंग फिगर 53। और ये 53 यहां से जाएगा। बताओ एंट्री क्या होगी? डब्ल्यूआईपी अकाउंट डेबिट टू कितने रुपए? अरे आया क्या? और अब एसएलसी का क्लोजिंग निकाल लो। सर ये 7,000 क्या है? अरे 7,000 सवाल में लिख रखा है, जॉब कार्ड ये बता रहा है कि आपकी जॉब में 7,000 घंटे लगे। तो 7,000 घंटे लगे, इसका मतलब पीओएच कितना एब्जॉर्ब हुआ? 7,000 इंटू 4। लेबर कितना एब्जॉर्ब हुआ? 7,000 इंटू 10। ये है 7,000 जॉब में बता रहा है।
बाई बैलेंस CD 70। बताओ बच्चों, ये अकाउंट बंद हो गया कि नहीं बंद हो गया? बताओ ये बंद हो गया कि नहीं हो गया? बताओ ये बंद हो गया कि नहीं हो गया? इस अकाउंट में डिफरेंस बताओ। बच्चों मैंने आपको बताया था पीओएच का बैलेंस ओपनिंग नहीं दे रखा हो तो ये कहां चला जाता है? कॉस्टिंग P&L। कहां चला जाता है? इसमें P&L। इसमें कहां चला जाएगा? और बच्चों FGL का जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो कहां चला जाएगा? COS में। निकालो। 1 लाख बैलेंसिंग। तो बच्चों इस सवाल में जो काम की चीज है वो दो है। पहली चीज कि एक्चुअली में आपकी जॉब पर कितने घंटे लग रहे हैं? 7। और WIP में कितने घंटे मौजूद है? 300। उस 300 घंटों से WIP पूरा हो जाएगा और उन 7000 घंटों से प्रोडक्शन कॉस्ट का पता चलेगा। यही इस सवाल में मेन की पॉइंट था, बाकी इस सवाल में और कुछ भी नहीं। अरे ओके है। मॉड्यूल ने कैसे किया देखने दो एक बार। शीशे में छाप दिया। कॉपी हो गया। लेकिन तुम लोग अलग कलर से कैसे लिखोगे? है क्या भैया? एक्चुअली में क्या पता नहीं चलता जब रिवीजन करते हैं कौन सा वाला निकाला और कौन सा दे रखा है। इसको तंग मत कर, देख ले चिढ़ा रहा है तो लपड़ पड़ जाएगा कभी मिला के। तो यहाँ पर क्या आएगी? जो अपनी वो ट्रिक थी ना, सबसे पहले SLC बंद होगा, वो काम नहीं कर रही है। अब जब सिंपल तो था लेकिन लकीर के फकीर वाले तो पकड़ लेते ना। आपने बोला था SLC सबसे पहले बंद होगा। 8 नंबर का नहीं आता है, काफी फ्रीक्वेंट। आई के 1 करोड़ मेहनत की चाहिए भैया, वैसे नहीं चाहिए। तो खरीद के लाता ही नहीं, वो तो अपने आप ही मिल जाती है कहीं।
घर घर वाले ला देते हैं इधर उधर। भूटान में तो कहाँ प्रोडक्शन होता होगा। गरीब कंट्री है वो तो। ब्रांडेड पहनते हो, हम लोकल पहनते हैं। फटाफट से कर लो बच्चों कॉपी। तो एक तो इंटीग्रेटेड मेथड है, एक नॉन इंटीग्रेटेड मेथड है, और एक और कंसेप्ट इस चैप्टर में है, वो है रिकंसिलेशन। तुम्हारे बैच का मेरे को समझ में नहीं आया, जो दुनिया को बुरा लगता है वो आप लोगों को अच्छा लगता है, और जो दुनिया को अच्छा लगता है वो आपको बुरा लगता है। हम है सबसे अलग, और हाँ हाँ हाँ। हो गया बच्चों। अब आपको, हाँ ठीक है, होगा क्या। सर की तबीयत सही नहीं चल रही है अभी? क्या हो गया गले में? फ्रॉड इन्फेक्शन? अरे बहुत खतरनाक चीज है। नहीं, मटेरियल, मटेरियल लेबर एंड पोच। चले बच्चों आगे।
बच्चों अब सुन लो, केवल सुन लो, सुन लीजिए पॉइंट। अब मैं आपको एक हेडिंग लगाऊंगा, रिकंसिलिएशन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रॉफिट। लेकिन दो क्वेश्चन है, फिर क्वेश्चन खूब सारे करेंगे ना भाई, मार्जिनल का प्रॉफिट, कॉस्टिंग का प्रॉफिट एंड रिकंसिलिएशन। तो अब क्या कि बड़े क्वेश्चन रिकंसिलिएशन के करेंगे, इसमें पहले प्रॉफिट निकालेंगे दोनों मेथड से, फिर उनका क्या करेंगे, रिकंसिलिएशन। तो जो पूरा चैप्टर्स कवर होगा, तो अपन वो क्वेश्चन ज़्यादा करने चाहते हैं जिसमें ये वाला चैप्टर भी कवर हो और वो वाला भी पार्ट कवर हो। अब होगा क्या बच्चों कि पहले आपको उन रीजन का पता होना चाहिए जिस रीजन की वजह से दोनों के प्रॉफिट में क्या आता है, डिफरेंस। तो एक तो अपन वो आइटम्स देखेंगे जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होते हैं इनकम साइड में। कहाँ रिकॉर्ड होते हैं, कहाँ पर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, बट कॉस्ट अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं होते। फिर मैं ऐसे आइटम बताऊंगा जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में खर्चे वाली साइड में रिकॉर्ड होते हैं, बट कॉस्ट अकाउंटिंग में वो रिकॉर्ड नहीं होते। तो सर ऐसे कौन से, फिर मैं ऐसे आइटम लूंगा जो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर खर्चे वाली साइड में रिकॉर्ड होते हैं, बट फाइनेंशियल में वो रिकॉर्ड नहीं होते। फिर मैं ऐसा का ऐसा इनकम में बताऊंगा। तो मुझे इन आइटम्स की एक क्या बनानी है, लिस्ट। ऐसे मैं 10-11 आइटम बताऊंगा। कितने आइटम, और फिर उन 10-11 आइटम से फिर मैं रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाऊंगा। क्योंकि होगा क्या कि मैं सीधा यदि रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी। मैं पहले उन 11 आइटम्स के नाम लिखूंगा, और नाम लिखने के बाद बस मैं हेडिंग लगाऊंगा प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग और प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। फिर मैं लिखूंगा ऊपर के 6 ऐड करो, नीचे के 5 लेस करो, मैच। समझ गए, ताकि मैं 11 पॉइंट को क्या लिखवा दूं, एक साथ। एक साथ में मैं एडेड वाले एक साथ लिखवा दूंगा, लेस लेस वाले एक साथ। तो उससे आपके काबू में रहेगा और याद भी आराम से हो जाएगा। इधर उधर करेंगे, कभी ऐड वाला याद करेंगे, कभी लेस वाला याद करेंगे, तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, है ना। तो सबसे पहले अपन वो रीजंस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जिनकी वजह से कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट में और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्रॉफिट में क्या आएगा, अंतर आए। जैसे मुझे बताइए, कॉस्ट अकाउंटिंग कभी बैड डेट को रिकॉर्ड करेगा क्या, नहीं। कॉस्ट अकाउंटिंग कभी ब्याज को रिकॉर्ड करेगा क्या, नहीं। कॉस्ट अकाउंटिंग कभी प्रोविजन को रिकॉर्ड करेगा, नहीं। बैड डेट को नहीं रिकॉर्ड करता, इंटरेस्ट को रिकॉर्ड नहीं करता, पेनल्टी फाइन को रिकॉर्ड नहीं करता, प्रोविजंस को रिकॉर्ड नहीं करता, ट्रांसफर टू रिजर्व उनको रिकॉर्ड नहीं करता। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग करता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंटरेस्ट रिसीव्ड को रिकॉर्ड करता है, लेकिन डिविडेंड रिसीव्ड को रिकॉर्ड करता है, रेंट रिसीव्ड को रिकॉर्ड करता है, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं करता। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग नॉशनल रेंट को रिकॉर्ड करता है। किसको रिकॉर्ड करता है, वापस से बोलो, क्या बोला मैंने, नॉशनल यानी काल्पनिक, काल्पनिक किराया, काल्पनिक किराया का सर मतलब, फॉर एग्जांपल आपकी खुद की पुश्तैनी बिल्डिंग थी। अब उस पुश्तैनी बिल्डिंग जो थी वो आपको एवं मिल गई, बिना किसी कॉस्ट के, बिना किसी खर्चे के मिल गई आपको। अब न तो आप डेप्रीशिएशन लगा रहे क्योंकि फोकट में आई है, फोकट में आई है तो डेप्रीशिएशन किस चीज का। और ऐसी की ऐसी बिल्डिंग कॉम्पिटिटर है, उसने बेचारे ने किराए पर ले रखी है। तो किराए पर ले रखी है तो वो क्या चुकाता है, रेंट। क्या चुकाता है, तो उसके ओवरहेड में वो रेंट जुड़ रहा है। अरे जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, लेकिन आपके ओवरहेड में वो रेंट है ही नहीं। तो आपको क्या जोड़ना पड़ता है, नॉशनल रेंट। क्योंकि अदरवाइज आप अपनी कॉस्ट को क्या कर रहे हो, जबरदस्ती अंडर कॉस्ट कर रहे हो। क्लियर है। तो कुछ खर्चे ऐसे होंगे जो कॉस्टिंग में आएंगे बट फाइनेंस में नहीं आएंगे। ओके, तो हम एक लिस्ट बना रहे हैं और उस लिस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग 11 पॉइंट लिखेंगे, और उस 11 पॉइंट के बाद फिर आराम से रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना लेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाओ, रोल हो जाए यार। कौन से सवाल आ गए, हेडिंग लगाइए भाई, रिकंसिलिएशन या सबसे पहले रिकंसिलिएशन की जगह लिखो इंपॉर्टेंट रीजन which show differences between
कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण। अरे इंपोर्ट करके क्या करेंगे अपन? अरे बच्चों कॉन्सेंट्रेट करो इधर। अरे रुको, इनकम विच आर रिकॉर्डेड या विच आर इंक्लूडेड इन, क्या लिख रखा है बच्चों? बट नॉट इन, ऐसी इनकम जो कहां शामिल हो? फाइनेंस में, बट कॉस्टिंग में शामिल नहीं। बताइए, एसेट को बेचने पर प्रॉफिट होता है, वो कहां शामिल होता है? तो ध्यान रखना, मैंने सिर्फ इनकम लिखा है, इसका प्रॉफिट ही लिखूंगा, लॉस नहीं लिखूंगा। वन के अंदर लिख रहा हूं ए, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। सुन लो यार, सुन लो सुन लो सुन लो, इंपॉर्टेंट चीज है ये। एसेट को बेचने पर फायदा, इन्वेस्टमेंट को बेचने पर फायदा। बी पॉइंट, इंटरेस्ट नहीं, ऑब्लिक ऑब्लिक करके 3 नाम लिख देते हैं, वरना बार बार लिखना पड़ेगा। डिविडेंड ऑब्लिक रेंट रिसीव्ड। तो ये 3 चीजें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आती है बच्चों, बट कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं आती। और एक आपको इनकम टैक्स वाले सर ने ये नाम बताया होगा मेरे ख्याल से, बताया। तो ये इनकम होती है, शेयर ट्रांसफर फी क्या है? इनकम, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट होती है और कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट नहीं होती। तो सर ये क्या है भाई? मैं तो अपने हिसाब से बता दूं, कंपनी है ना, कंपनी, कंपनियां, वो आप शेयर होल्डर हो और आप इनको बेचना चाहते हो, कंपनी कहेगी मैं माताफोड़ी क्यों करूं, 200-500 आने दो, तब ट्रांसफर इनका नाम काटूंगी, इनका नाम लिखूंगी। तो इसमें कंपनियों की क्या होती है? कमाई, फाइनेंशियल में रिकॉर्ड होती है, कॉस्टिंग में रिकॉर्ड नहीं होती। बच्चों पहले पॉइंट से किसका प्रॉफिट ज्यादा होगा? फाइनेंस का। तो अब मैं ऐसे पॉइंट लिखने जा रहा हूं, ऐसे पॉइंट लिखने जा रहा हूं जिसमें फाइनेंस का प्रॉफिट ज्यादा हो। मैं 1 से लेकर 6 तक कौन से पॉइंट लिखूंगा? तो फाइनेंस का प्रॉफिट क्या हो? ज्यादा हो। तो पहले मैं फाइनेंस के प्रॉफिट को ज्यादा करने वाले पॉइंट लिखूंगा, उसमें पहला पॉइंट लिख दिया। अब मैं दूसरा पॉइंट लिख रहा हूं, एक्सपेंसेस। रुको तो सही, तो पूरी लाइन तो सुनो। प्रोवाइडेड इन कॉस्ट रिकॉर्ड, बट नॉट इन फाइनेंशियल रिकॉर्ड। कॉस्ट में ये रिकॉर्ड हो गए खर्चे, बट इसमें रिकॉर्ड नहीं हुए। जैसे अभी अभी मैंने नाम बताया था, एक तो नॉशनल रेंट और एक वर्ड और होता है नॉशनल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नॉशनल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितने पॉइंट हो गए? 2। बताइए इन दोनों पॉइंट से किसका प्रॉफिट ज्यादा होगा? फाइनेंस का। थर्ड पॉइंट, बच्चों बच्चों ओवर एब्जॉर्प्शन और अंडर एब्जॉर्प्शन किसकी समस्या होती है? कॉस्टिंग की। किसकी समस्या होती है? हाँ बेटा, कॉस्टिंग की समस्या होती है। तो यदि मैं ओवर एब्जॉर्ब कर दूं कोई भी ओवरहेड, वॉट एवर ओवरहेड, तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट क्या होगा? कम। अरे कम। ओवर एब्जॉर्प्शन कर दूं, क्या बोलूं, तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट क्या होगा? कम। और कॉस्टिंग का कम मतलब फाइनेंस का क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो मैं यहां पर क्या वर्ड लिखूंगा? ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ एनी ओवरहेड
इन कॉस्ट रिकॉर्ड। बच्चों कॉस्टिंग में मैं डेप्रीशिएशन को ध्यान रखना बच्चों, जब कभी भी मैं ओवर और अंडर की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा, तो मैं कॉस्टिंग के रेस्पेक्ट में करूंगा। किसके रेस्पेक्ट में? क्योंकि यदि आप एक बार ओवर और अंडर कॉस्टिंग के हिसाब से करो, एक बार ओवर और अंडर फाइनेंस के हिसाब से करो, तो बावड़े हो जाओगे। तो हम हमेशा ओवर अंडर केवल किस में लेंगे? कॉस्ट। तो कॉस्टिंग में ओवर डेप्रीशिएशन चार्ज हो जाएगी भाई, कॉस्टिंग के हिसाब से अलग डेप्रीशिएशन और फाइनेंस के हिसाब से, बट कॉस्टिंग का डेप्रीशिएशन अमाउंट क्या है? ज्यादा, तो कॉस्टिंग का डेप्रीशिएशन ज्यादा, तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम। कॉस्टिंग का कम मतलब फाइनेंस का। और अब मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा जो आज मैंने जीआई 8 बैच को भी पूछा है। देखते हैं आपके बैच के, उसमें 90% बच्चों के गलत आंसर आया। सेम चैप्टर नहीं, दूसरे चैप्टर में कंसेप्ट तो यही था। ओवर चार्जिंग, अरे चल जा यार। ओवर चार्जिंग ऑफ डेप्रीशिएशन इन, हाल एक ही बात है। हाँ, कॉस्टिंग का ज्यादा क्यों आएगा? खर्चा यदि ओवर हो तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज्यादा कहां से आया? खर्चा ज्यादा एब्जॉर्ब हो गया तो ओवर का मतलब खर्चा, खर्चा ज्यादा मतलब प्रॉफिट कम। अब मेरा सवाल है, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होने पर प्रॉफिट, क्लोजिंग ज्यादा होने पर प्रॉफिट नहीं, आप कॉस्टिंग फाइनेंस छोड़ो भाड़ में, क्लोजिंग ज्यादा होने पर प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा या कम होगा? क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होने पर प्रॉफिट, वेरी गुड। ऊपर वाले बैच में 90% बच्चों ने क्या बोला? कम होगा। है? ओपनिंग ज्यादा होने पर प्रॉफिट कम होगा। तो बच्चों मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं, मैं ओवर और अंडर किसके रेस्पेक्ट पे लूंगा? कॉस्टिंग के। तो यदि कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम करना है, कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम करना है, तो मैं क्या करूंगा? अंडर वैल्यूशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन कॉस्टिंग। क्या बोला मैंने? एंड ओवर वैल्यूशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन कॉस्टिंग। क्या क्या बोलूंगा मैं? क्लोजिंग को तो क्या करूंगा? अंडर, और ओपनिंग को क्या करूंगा? ज्यादा। किसमें करूंगा? कॉस्टिंग। तो ये दोनों पॉइंट भी लिख लेता हूं। ऑनलाइन बच्चे क्या कह रहे हैं? ओपनिंग ज्यादा तो प्रॉफिट कम। हाँ सही है, सही है, सही है, सही। बताओ बच्चों, ये 6 याद हो गए क्या? अरे बच्चों 6 पॉइंट याद हो गए? हाँ 6। अब इन 6 का ही उल्टा कर देंगे तो बाकी के निकल जाएंगे। अरे कहां से बाकी है? बच्चों पहला पॉइंट क्या था? पढ़ो एक बार। पहला पॉइंट, इनकम विच आर इंक्लूडेड इन। अब मैं इनकम की जगह क्या लिख दूंगा? एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस विच आर इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल रिकॉर्ड बट नॉट इन कॉस्ट रिकॉर्ड। ऐसे खर्चे जो फाइनेंस में तो है बट कॉस्टिंग में, तो फाइनेंस में खर्चे होने से फाइनेंस का प्रॉफिट कम हो जाएगा।
तो बच्चों लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट ऑब्लिक क्या कर दूंगा, ओके। अब बच्चों यदि डिविडेंड पेड लिख रखा है तो डिविडेंड पेड की जगह यहां पर क्या लिख दूंगा, डिविडेंड रिसीव्ड की जगह क्या लिख दूंगा, डिविडेंड पेड। मैं ये क्या कह रहा हूं आप समझ नहीं रहे हो गया, उसको एडजस्ट करने का काम नहीं कर रहा हूं मैं, आप एंट्री पर जा रहे हो। मैं कह रहा हूं खर्चा ओवर एब्जॉर्ब हो गया, आप तो ये कह रहे हो ओवर एब्जॉर्ब होने के बाद उसका क्या इलाज किया जाएगा, आप उस इलाज की एंट्री कर रहे हो। मैं कह रहा हूं यदि खर्चा ओवर एब्जॉर्ब हो गया तो क्या होगा, आप उसका इलाज बता रहे हो। ऐसे है कि जैसे मित्तल रेंट पे करता है 1 लाख रुपए का, कितने रुपए, 1 लाख का, कितने का रेंट पे करता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कितने लिखेगा, 1 लाख। लेकिन मुझे आप ये बताओ कि कॉस्ट अकाउंटिंग में बच्चों से फीस लेनी है, बच्चों से फीस लेनी है, फीस का डिसीजन कब करना है, शुरू में या बाद में, साल के शुरू में या साल के एंड में। मित्तल को ऐसा लगता है 100 बच्चे आएंगे, कितने बच्चे आएंगे, 1 लाख डिवाइडेड बाई 100 करो, यानी पर बच्चा रेंट के नाम से कितना पैसा लेगा। लेकिन बच्चे आ गए 102, कितने आ गए, मल्टीप्लाई करो, तो आपने खर्चा क्या कर लिया, ज्यादा एब्जॉर्ब कर लिया, एक्स्ट्रा खर्चा ज्यादा एब्जॉर्ब किया, खर्चा, इनकम मत बोलना, खर्चा ज्यादा एब्जॉर्ब किया है, तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कॉस्टिंग का। मुझे आप ये बताओ, यहां पर यहां पर ये बताओ, यहां पर तुम लोग ओवर एब्जॉर्प्शन का मतलब समझ रहे हो रिकवरी, क्या समझ रहे हो, रिकवरी नहीं, एक्सपेंसेस रिकॉर्डिंग, आप रिकवरी मत समझो इसे। आप ओवर एब्जॉर्प्शन का मतलब लिखो रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंसेस, क्या रिकॉर्ड करो, रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंसेस। कॉस्ट शीट में ज्यादा खर्चे रिकॉर्ड कर, अरे ऑनलाइन बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट है भाई, ऑनलाइन सुपर फास्ट है। तो ये देखो, ये आर्यन विजय आज ही पहली बार बोला, बोला बहुत है सर धीरे धीरे ये ये पहली बार ही बोला काई में फाउंडेशन, तो ये फेस टू फेस क्यों नहीं आता, ये बगल में बैठा बैठा मैसेज कर रहा है, धन्यवाद, हद हो गई तुम्हारी। अरे कंट्रोल कंट्रोल, फाइन एंड पेनल्टी,
अंडरराइटिंग नाम से आपके किसी जमाने में चैप्टर हुआ करता था, अंडरराइटिंग। इनकम टैक्स, अच्छी बात है। तो पूरी बात क्या है? गुडविल रिटर्न ऑफ, GW। अच्छा, गुडविल को पूरा लिखते होंगे तुम। देखो, अंडरराइटिंग कमीशन, गुडविल रिटर्न ऑफ, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, रिटर्न ऑफ। सर ये इतने सारे खर्चे, हाँ हाँ भाई हाँ। एफ वाला क्या है? एफ वाला है अंडरराइटिंग कमीशन, गुडविल रिटर्न ऑफ, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, रिटर्न ऑफ। बार मून ऑडिट मिली थी, मून ऑडिट, मून मून। अब सुन लो, एक नंबर था पॉइंट, अब 2 नंबर क्या था, एक बार पढ़ो। हाँ, एक्सपेंसेस। अब इसका अपोजिट तो होता नहीं, इसका अपोजिट तो होता नहीं, इसको छोड़ दो। तीसरा पॉइंट पढ़ो, ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ। तो बताओ 8 नंबर पर क्या लिखूंगा? अब आपको क्या करना है, 3 4 5 6, क्या क्या बोला मैंने, उनका उल्टा लिखना है। हाँ, आगे आगे का बस, बाकी नाम सेम रखना है। तो 8 जो है, 8 नंबर का जो पॉइंट है वो 3 का उल्टा होगा। अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ एनी ओवरहेड इन कॉस्ट रिकॉर्ड। तो मैं बोल रहा हूं ना, 6 पॉइंट तक याद हो गए तो आगे के अपने आप ही हो जाएंगे। अंडर चार्जिंग ऑफ डेप्रीशिएशन इन कॉस्टिंग। अंडर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन कॉस्ट रिकॉर्ड। चल के बाहर आएगा क्या? और ये क्या हो जाएगा? ओवर वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक इन। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा कि इनमें तो बिल्कुल परेशान ही नहीं होना, बस आपको ऊपर ऊपर के याद करने। तो बताओ कितने पॉइंट की वजह से डिफरेंस आता है? 6। तो बताओ 1 से लेकर जो 6 पॉइंट पड़े ना, बोलो क्या बोला मैंने, उनसे किसका प्रॉफिट बढ़ता है? फाइनेंस का। फाइनेंस का प्रॉफिट बढ़ता है, और 7 से 11 से फाइनेंस का प्रॉफिट कम होता है। समझ में आई बात? तो अब मैं रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में सारे नाम नहीं लिखूंगा, मैं एक साथ 1 से 6 का रेफरेंस दूंगा। मैं कॉस्टिंग से फाइनेंस बनाऊंगा, मैं ऑलवेज जब भी रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाऊंगा कॉस्टिंग से फाइनेंस बनाऊंगा। बोलो क्या बनाऊंगा? जब कभी भी मेरे को एग्जामिनर बोलेगा रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बना, तो मैं पक्का पक्का स्टार्ट कहां से करूंगा और कहां पे जाऊंगा?
तो 1 से 6 वाले तो जोड़ूंगा और 7 से 11 वाले घटाऊंगा। बोलो क्या करूंगा? 1 से 6 वाले तो ऐड करूंगा और 7 से 11 वाले। आप क्या कंफ्यूज मत होना, रिकंसिलिएशन में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि बच्चे क्या कि कोई एक चीज पर फिक्स नहीं रहते। इस कारण से मैंने अंडर और ओवर में एक ही चीज गई कि ये कॉस्टिंग के रेस्पेक्ट में मानो, वरना आधे तो होच पोच में फाइनेंस को ओवर मान रहे हैं, कभी कॉस्टिंग को ओवर मान रहे हैं। मैंने इवन डेप्रीशिएशन भी किससे रेस्पेक्ट में लिया? कॉस्टिंग के रेस्पेक्ट। तो हमेशा मैं एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाऊंगा, उसमें मैं स्टार्टिंग पॉइंट क्या लूंगा? कॉस्टिंग, और एंडिंग पॉइंट क्या लूंगा? फाइनेंस। तो जब मैं कॉस्टिंग स्टार्टिंग लूंगा और एंडिंग फाइनेंस लूंगा, तो मैं पहले वो पॉइंट लूंगा जो फाइनेंस के प्रॉफिट बढ़ाता है। किसके प्रॉफिट बढ़ाता है? फाइनेंस। तो 1 नंबर से लेकर 6 नंबर तक के पॉइंट फाइनेंस के प्रॉफिट को बढ़ाते हैं, लेकिन 7 से 11 वाले पॉइंट फाइनेंस के प्रॉफिट को कम करते हैं। तो मैं एड में क्या लिखूंगा? 1 to 6, और लेस में क्या लिखूंगा? 7 to 11। तो बताओ मैं कॉस्टिंग से फाइनेंस पर पहुंच जाऊंगा कि नहीं पहुंच जाऊंगा? अरे समझ गए क्या? तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, और आपको ये सीरियल ऑर्डर पता होना चाहिए। कभी भी एग्जाम में डेप्रीशिएशन देगा और लिखेगा डेप्रीशिएशन इज मोर इन फाइनेंस अकाउंटिंग, अब आपको उसको ध्यान ही नहीं देना है, आपको याद करना है सर ने क्या बताया था, कॉस्टिंग में डेप्रीशिएशन क्या है? कम है, बस उसको कन्वर्ट कर लो मेरे अकॉर्डिंग। वरना क्या है कि यदि डेप्रीशिएशन ओवर फाइनेंस, तो आपको रटा हुआ है ओवर डेप्रीशिएशन ऐड होता है। अरे तो देख तो सही किसमें मोर है किसमें ज्यादा है, क्योंकि मैंने ओवर किसके रेस्पेक्ट में कराया है? ऑलवेज कॉस्टिंग के रेस्पेक्ट में कराया है। मैंने क्लोजिंग और ओपनिंग भी किसके रेस्पेक्ट में रखा है? कॉस्टिंग के एंगल से कराए। मैं एक चीज पर रिजिड रहा हूं ताकि मैं आराम से इसको कंट्रोल कर सकूं। आपको एग्जामिनर होचपोच करने की कोशिश करेगा, वो कहेगा कि जो फिनिश गुड्स है ओपनिंग है वो फाइनेंस में ज्यादा है। अब आपको उस पर जाना ही नहीं है, आपको ये देखना है कॉस्टिंग में क्या है, और कॉस्टिंग में क्या है उससे आपको काबू में लेना है। अरे समझ में आई क्या बात? अदरवाइज सवाल काबू में नहीं आएगा, ऐड की जगह लेस करके आ जाओगे, लेस की जगह ऐड करके आ जाओगे। तो बताइए रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में क्या करोगे? स्टार्ट ऑलवेज कहां से करोगे? अरे कुछ भी नहीं है। बोलो प्रॉफिट एज पर क्या लिखूंगा? प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड, ठीक है। और ऐड क्या करूंगा बच्चों? 1 to 6 पॉइंट। लेस में क्या करूंगा? 7 to 11 पॉइंट। और बताओ क्या निकल के आ जाएगा? फाइनेंस रिकॉर्ड। लेकिन आपको वो ये कहे नहीं, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट नहीं बनाना, रिकंसिलिएशन अकाउंट बनाना है। अरे क्या बोले? रिकंसिलिएशन क्या बनाना है? अकाउंट। तो बताओ अकाउंट कैसे बनेगा? देखते हैं अभी आप लोगों में कितना समझ में आया रिकंसिलिएशन। देखते हैं प्रॉफिट किधर आता है बच्चों? किसका प्रॉफिट लिखूं ये? बाय प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड। और अब बताओ क्या लिखूंगा? 1 to 6, और यहां पर 7 to 11। लेकिन वो आपसे एक गेम खेलता है। गेम क्या खेलता है? वो प्रॉफिट की जगह देता है लॉस। तो आपको इन स्टेटमेंट में और इन इस स्टेटमेंट में कंफ्यूज नहीं होना है। ऐड वाले ऐड ही करो, लेस वाले लेस ही करो, बस ओपनिंग को माइनस में लिख दो। ओपनिंग को किस में लिख दो? माइनस में। जैसे इसके अंदर ये यदि लॉस है तो इसको इधर लिख देंगे, लॉस एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड। और ये लॉस एज पर फाइनेंस रिकॉर्ड। इस बार यही आया था सवाल, इस बार 8 नंबर का सवाल यही आया था, ये वाला, ये जो बॉक्स बनाया ना मैंने, ये 8 नंबर का सवाल था इस बार। अभी अभी जो रिसेंटली पेपर हुआ था ना। क्यों नहीं आ सकता?
ये लो बच्चों, ये लो छोटा सा स्टेटमेंट, नन्ना मुन्ना। तो एक सवाल हो जाए, एडलेस ही करना है बस। मैंने होमवर्क दिया है ना एक, अरे दिया है, नो सर क्या, इलस्ट्रेशन 3। ठीक है चलो, बाकी का कल देखेंगे। आप गए भाई, अच्छा। ओके। तो आसान सा है बच्चों चैप्टर, यदि ईमानदारी से किया जाए तो। ओके भाई, ओके ओके।